आज हम फिर बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मेथड चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर। पहला है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट तो ये क्या होता है? हम जानते हैं कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अगर इलास्टिक बॉडी से अगर हम हटा लें तो वे दोबारा अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन कुछ इलास्टिक बॉडीज ऐसी होती हैं कि अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लें तो वे थोड़ा टाइम लेती हैं ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को लेने के लिए। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो क्या होता है? इलास्टिक बॉडी अगर कुछ देर करती है अपनी पोजीशन ओरिजिनल पोजीशन लेने में, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हैं तो उसको बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। और जो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है वो मतलब क्वार्ट्ज के लिए मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है और फॉस्फोर लॉन्च के लिए नेग्लिजिबल होता है, लेकिन ग्लास फाइबर के लिए बहुत क्या होता है? लार्ज होता है। इसी रीजन के कारण क्या होता है कि सस्पेंशन होते हैं वो किससे बनते हैं? क्वार्ट्ज या फॉस्फोरॉन्ज के, जिसका यूज किसमें किया जाता है? कॉइल गैल्वेनोमीटर्स में। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? टेम्परेरी डिले in regaining the original configuration by an elastic body after the removal of a deforming force is called elastic after effect। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं इलास्टिक बॉडी से क्या हटा लेते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हैं, तो जो इलास्टिक बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या करती है?
टेम्परेरी डिले करती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। वो आता है इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग। तो जब इलास्टिक बॉडी को अगर बार बार क्या किया जाता है, बार बार डिफॉर्मिंग फोर्स बदल के उस पर लगाए जाते हैं, तो उसका बिहेवियर करस्पॉन्ड्स टू दैट ऑफ लेस इलास्टिक बॉडी। यदि हम दो एग्जैक्टली आइडेंटिकल वायर्स में ए और बी हैं, उनके लिए दो रिजिड सपोर्ट लें और दो सिमिलर डिस्क उनके फ्री एंड पर रखें, तो डिस्क जो कि ए से अटैच्ड है उस पर टॉर्सनल वाइब्रेशन अबाउट द वायर कुछ दिनों के लिए लें, तो टॉर्सनल वाइब्रेशन अबाउट द वायर फॉर फ्यू डेज whereas the disc attached to B is kept at rest. Now let both the discs be given similar vibrations simultaneously. It is observed that vibrations of B last longer whereas that of A die soon. Clearly the wire A must have tired or fatigued because of its vibration prior to the vibration of B. तो क्या होता है, elastic fatigue is the property of an elastic body by virtue of which its behavior becomes less elastic under the action of repeated alternating deforming force। क्या होता है, इलास्टिक जो फटीग होता है वो इलास्टिक बॉडी का वह प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण क्या होता है, इसका जो बिहेवियर है वो लेस इलास्टिक हो जाता है अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिव डिफॉर्मिंग फोर्सेस। तो लिखते हैं इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग is the property of an elastic body by virtue of which its behavior becomes less elastic under the action of repeated alternating deforming forces। तो क्या होता है, अगर रिपीटेड अल्टरनेटिव डिफॉर्मिंग फोर्सेस अगर इलास्टिक बॉडी पर लगते हैं तो क्या होता है, इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा लेस इलास्टिक हो जाता है। तो इलास्टिक फटीग is the property of an elastic body by virtue of which its behavior becomes less elastic under the action of repeated alternating deforming forces. It may be of an interest to note that
Elastic fatigue corresponds to the physical fatigue in human beings. Just as a tired person is normal after taking due rest, the elastic body is also received of the fatigue or regain its original degree of elasticity when allowed to rest for some time. तो इसमें एक और चीज़ है, अगर हम क्या करें, थोड़ा रेस्ट दें बॉडी को, तो वो दोबारा क्या करती है, इलास्टिसिटी की ओरिजिन डिग्री को रीगेन कर लेती है। जिस तरह से हम अगर थक जाएं, जब हमें फटीग आ जाए, तो अब अगर हम थोड़ा रेस्ट ले लें तो हम दोबारा अपनी उस ओरिजिनल एनर्जी में आ जाते हैं। उसी तरह से जो एक फिजिकल बॉडी है, अगर उसमें क्या करें, हम थोड़ा अगर रेस्ट ले लें तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेती है। अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। इन आवर डेली लाइफ मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स विच वी यूज अंडरगो सम काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो हमारे जीवन में बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं जो हम यूज करते हैं और वो कुछ तरह का स्ट्रेस वो लेते हैं। दैट इज़ वाई while designing a structure of material we give due consideration to the possible stresses the material might suffer at one stage or the other. The following examples illustrate the concept. The metallic part of the machinery are never subjected to a stress beyond elastic limit, otherwise they will get permanently deformed. तो क्या होता है, मशीनरी के जो मेटेलिक पार्ट्स होते हैं उनको कभी भी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा का जो है स्ट्रेस नहीं दिया जाता। अगर दिया जाएगा तो क्या होगा, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएंगे। इसी तरह से द क्रेन विच इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव द हैवी लोड इज प्रोवाइडेड with thick and strong metallic ropes to which the load to be lifted in the attached. The rope is pulled by using pulleys and motor. The thickness of the metal rope used in the crane in order to lift a given load is decided from the knowledge of elastic limit of the material of the rope and the factor of safety. तो इस तरह से यूज इसके The bridges are designed in such a way that they do not bend much or break under the load of heavy traffic, force of strongly blowing wind and its own weight. तो इस तरह से ब्रिज भी बनाए जाते हैं, तो उसमें भी इलास्टिक सिटी को ध्यान में रखा जाता है। इसी तरह से मैक्सिमम हाइट ऑफ ए माउंटेन ऑन अर्थ कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ। तो जो माउंटेन की जो मैक्सिमम हाइट है वो भी क्या है, अर्थ के इलास्टिक बिहेवियर से एस्टिमेट की जाती है। इसी तरह से कई यूज हैं। एक यूज है कि मतलब मशीनरी के जो मेटल पार्ट्स हैं उनको मतलब इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा का मतलब स्ट्रेस नहीं दिया जाता है। और ब्रिज जो वगैरह बनाए जाते हैं वो भी हमारे इलास्टिक लिमिट को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। और माउंटेन का जो मैक्सिमम हाइट है वो भी मतलब अर्थ के इलास्टिक बिहेवियर से ही एस्टिमेट किया जाता है। इसी तरह से अ हॉलो शाफ्ट इज फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन ए सॉलिड शाफ्ट मेड ऑफ सम इक्वल मटेरियल। तो जो हॉलो शाफ्ट होती है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, किससे, सॉलिड शाफ्ट से, जबकि दोनों को एक ही मटेरियल से बनाया जाता है। तो अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें नंबर फर्स्ट है
The metallic parts, the metallic parts of the machinery are never subjected to stress to stress beyond elastic limit. Otherwise, they will they get permanently deformed. तो जो मशीनरी के इलास्टिक पार्ट्स हैं उनको कभी इतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता है कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर ही उनको स्ट्रेस दिया जाता है। नंबर दूसरा चीज़ है द थिकनेस ऑफ मेटलिक रॉक the thickness of the metal rope used in the crane in order to lift a given load is decided from the knowledge of elastic limit of elastic limit of the material of the rope and the factor of safety तो क्या किया था है, तो मेटलिक रॉक की जो थिकनेस है वो जो क्रेन में होती है लोड को उठाने के लिए टू लिफ्ट ए गिवन लोड, तो वो भी किससे, नॉलेज ऑफ इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोप, तो रोप के मटेरियल की इलास्टिक लिमिट की नॉलेज से ही डिसाइड किया जाता है कि वो कितना वजन उठाएगी, एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और सेफ्टी के फैक्टर से डिसाइड किया। तीसरा द ब्रिजेस
The bridges are are designed in such a way in such a in such a way that they do not bend much. They do not bend much or break under the load of heavy traffic. Under the load of heavy traffic. Force of strongly blowing wind. Force of strongly blowing wind and its own weight and its own तो जो ब्रिज होते हैं वो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं? इन सच ए वे दैट दे डू नॉट बेंड मच, कि वो तो ज़्यादा मुड़े नहीं और अपने हैवी ट्रैफिक की लोड से टूटे नहीं और स्ट्रांगली ब्लोइंग विंड्स की फोर्स से भी न टूटें और अपने खुद के वेट से भी न टूटें। what are elastic potential energy in a stressed wire? Elastic potential energy in a stretched wire. Stretched when a wire is stretched, some work is done against the internal restoring forces acting between parties of the wire. तो क्या होता है जब वायर को एक खींचा जाता है कुछ तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है किसके खिलाफ? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ जो कि वायर के पार्टिकल्स के बीच लगता है। दिस वर्क डन अपीयर्स एज एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर। तो यही जो वर्क डन हम जो करते हैं वही क्या होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है। तो क्या है? कंसीडर a wire of length and area of cross section A
तो हमने एक ऐसा वायर लिया है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, और एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, ए है। लेट एफ बी द स्ट्रेचिंग force applied on the wire. On the wire. तो F क्या है, एक स्ट्रेचिंग फोर्स है जो कि वायर पर लग रहा है। applied on the wire and delta L be the increase in length of the wire। और डेल्टा एल क्या है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लेंथ में इंक्रीज है। इनिशियली द internal restoring force was 0 when length is increased by delta L, the internal force increases from 0 to F, यानी कि अप्लाइड फोर्स। तो क्या होता है, इनिशियली क्या है, जो इंटरनल रिस्ट्रेनिंग फोर्स है वो क्या है, 0 था। लेकिन जब हम क्या करते हैं, लेंथ इंक्रीज की जाती है डेल्टा एल, तो क्या होता है, इंटरनल फोर्स इंक्रीज हो जाता है, 0 से F हो जाता है। 10 एवरेज इंटरनल फोर्स for an increase in length delta L of the wire is equal to 0 प्लस F/2 यानी कि F/2। तो जो एवरेज इंटरनल फोर्स है वो इंक्रीज इन लेंथ यानी डेल्टा एल के लिए कितना है, 0 प्लस F/2 यानी F/2। हैंस वर्क डन on the wire W इक्वल कितना हो जाएगा,
एवरेज फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ। देखो फोर्स का क्या होता है, वो वर्क का क्या फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू एफ एस कॉस थीटा होता है। डब्ल्यू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ डॉट एस, यानी एफ एस कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या है, जो फोर्स की डायरेक्शन है उसी में लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि उनके बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, जीरो। अतः क्या हो जाएगा, एफ एस, यानी कि एवरेज फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ। तो यहाँ से हो जाएगा एवरेज फोर्स होता है F/2 और ये डेल्टा एल। अब यही जो वर्क डन है वो हमारा वायर में क्या हो जाएगा, इंटर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यही दिस इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू इन द वायर। तो जो हमने वर्क डन किया है वही क्या हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा, यानी कि यू कितना होगा, 1/2 F इंटू डेल्टा एल। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 F/A इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ए और एल, यानी कि हमने एल का ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे मल्टीप्लाई किया, ए का ऊपर किया और नीचे भी कर लिया, तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। अब एफ में ऐसे क्या क्या होता है, स्ट्रेस और डेल्टा एल अपॉन क्या आता है, स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेन। और एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो यहाँ से यू कितना हो गया, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। अब आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर। ये हो जाएगा यू इक्वल टू यू अपॉन ए और एल। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 स्ट्रेस और स्ट्रेन।
यहाँ से देखिए, जब एल मतलब एल क्या है बोल रहे हैं, तो ऑल लिंक डिवाइड हो जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो वो कितना होगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। यहाँ से आ जाएगा 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन क्योंकि जो यंग्स मॉडुलस होता है वो किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की तो यहाँ से स्ट्रेस जो निकालेंगे यहाँ से स्ट्रेस, तो वो कितना हो जाएगा तो वाई इंटू स्ट्रेन। तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, तो यहाँ से हो जाएगा, इसलिए यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट K, restoring force per unit extension of wire is equal to the product of Young's modulus of the material of the wire y and normal distance r naught between the atoms of the wire, and K is equal to y r naught। तो इंट्रा एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट तो इंट्रा एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट के यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन of wire is equal to the product of Young's modulus of the material of the wire y and normal distance r naught between the atoms of the wire। just K is equal to y r naught। तो जो इंटरनल फोर्स कांस्टेंट होता है यानी कि K,
वो किसके होता है, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ यंग मॉडल्स ऑफ द मटेरियल्स। वायर जिस मटेरियल का बना होता है उसका यंग मॉडल्स यानी कि वाई, और नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ द वायर। वायर की जो एटम्स होते हैं उनके बीच की जो नॉर्मल डिस्टेंस होती है उसके प्रोडक्ट के, यानी के इक्वल होता है वाई इंटू आर नॉट। यहाँ पे आता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो तो क्या होता है, जब डिफरिंग फोर्स is applied at the free end of a suspended wire of length L and radius R, then its length increases by dl but its radius decreases by dr। तो क्या होता है, जब हम वायर के सस्पेंडेड वायर के फ्री एंड पर क्या करते हैं, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, इसकी लेंथ तो इंक्रीज हो जाती है लेकिन जो रेडियस होती है वो आर से कितनी घट जाती है, डी एल। तो इसकी जो रेडियस डी आर घट जाती है और लेंथ डी एल बढ़ जाती है। ऐसा होता है, मतलब जब हम किसी वायर पर अगर फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, उस वायर की लेंथ कितनी इंक्रीज हो जाती है, डी एल, और रेडियस कितनी डिक्रीज हो जाती है, डी आर। तो क्या है, when a deforming force is applied at the free end of a suspended wire of length L and radius R, then its length increases by dl but its radius decreases by dr। Now two types of strengths are produced by a single force। तो क्या होता है, दो तरह के स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होते हैं एक सिंगल फोर्स द्वारा। तो फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। longitudinal strand
तो ये है डेल्टा एल अपॉन एल। फिर लेटरल स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, माइनस का डेल्टा आर अपॉन आर, देन the fusion रेशियो कितना हो जाएगा, सिग्मा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू माइनस डेल्टा आर अपॉन आर, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा आर अपॉन आर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। Here negative sign shows that if the length increases then the radius of the wire decreases. Poisson ratio is unitless and dimensions folding. तो Poisson ratio का मतलब कोई न तो यूनिट होता है ना ही कोई डायमेंशन होती है। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेडियस क्या होगी, कम होगी। The theoretic value of Poisson's ratio for all substances lies in between -1 and plus 0.5, but practical value of Poisson's ratio lies between 0 and 0.5. तो Poisson's ratio की जो theoretical value है वो कितनी होती है, -1 और प्लस 0.5 के बीच होती है theoretical value, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू वो होती है 0 और 0.5 के बीच। नोट the theoretical value of sigma, तो ये बिटवीन -1 एंड प्लस का 0.5। प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा तो ये होती है बिटवीन 0 एंड 0.5। अब आता है रिलेशन बिटवीन ये मॉडुलस बी जी एंड सिग्मा। तो पहला है वाई इक्वल कितना होता है 3v बल्क मॉडुलस 1 - 2 सिग्मा। तो बल्क मॉडुलस 1 - 2 सिग्मा। फिर दूसरा आता है
y इज इक्वल टू 2g 1 प्लस सिग्मा। थर्ड जी क्या है, शियर मॉडुलस। फिर सिग्मा यानी कि पॉइसन रेशियो कितना होगा, 3b माइनस 2g अपॉन 2g प्लस 6v। फोर्थ 9 अपॉन वाई इक्वल टू होता है 1 अपॉन वी प्लस 3 अपॉन जी। तो आता है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल when a rod is rigidly fixed at its two ends and its temperature is changed, then a thermal stress is set up in the rod। तो क्या होता है, जब हम किसी रॉड को दो जगह दो एंड पर फिक्स कर देते हैं और फिर उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो थर्मल स्ट्रेस रॉड में प्रोड्यूस हो जाता है, जो किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो when a rod is rigidly fixed at its two ends and its temperature is changed then a thermal stress is set up in the rod which is given by thermal stress force upon area of cross section। area of cross section यहाँ से हो जाएगा एफ अपॉन ए। तो F1 की वैल्यू कितनी है, वो वाई एल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ पे क्या है, वेयर एल्फा इज द कोफिशिएंट
of linear expansion of linear expansion of the rod and delta theta is the change in temperature of the rod. Change in temperature of the rod. तो वही अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द रॉड। लीनियर एक्सपेंशन मतलब लेंथ में जो एक्सपेंशन होता है। और डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द रॉड के टेम्परेचर का चेंज। When the temperature of gas enclosed in a vessel of any rigid material is changed, then the thermal stress produced is equal to change in pressure delta P of the gas and is given by delta P equal to B gamma delta theta। तो अब क्या है, अगर गैस का टेम्परेचर चेंज किया है जो कि किसी मतलब किसमें किसी वेजल में बंद है, और वो वेजल किसका बना है? रिजिड मटेरियल का। when the temperature of a gas enclosed in a vessel of any rigid material it change then the thermal stress produced is equal to change in the pressure of the gas and is given by delta P is equal to V gamma delta theta, where B is the bulk modulus of elasticity of the gas, and gamma is the coefficient of cubical expansion of the gas। तो क्या हो जाता है, गैस के लिए क्या होता है?
गैस के लिए जो थर्मल स्ट्रेस होता है वो किसके होकर होता है, चेंज इन द प्रेशर ऑफ द गैस, यानी डेल्टा पी। और डेल्टा पी वैल्यू क्या होती है, बी गामा डेल्टा, जहाँ पे बी क्या होता है बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द गैस, और गामा क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द गैस। अब आता है इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन। Effect of compression on the density of liquid. Density of liquid. तो कंप्रेशन का इफेक्ट लिक्विड की डेंसिटी को क्या पड़ता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो ऑफ गिवन मास m एंड वॉल्यूम b इज गिवन बाय रो इक्वल टू m/v। तो डेंसिटी कितनी होती है लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो ऑफ given mass m and volume b is given by रो इक्वल टू m/v। हमने पढ़ा डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो m क्या है, मास किसका है, लिक्विड का मास है, v वॉल्यूम है लिक्विड का। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा m/v। अब क्या लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो क्या होता है लॉग रो इक्वल टू लॉग m/v। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग रो लॉग m अपन n क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n। तो यहाँ से लॉग p। अब क्या है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट तो क्या हो जाएगा डेल्टा p अपॉन रो, डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल टू मास क्या है कांस्टेंट होता है, तो लॉग मास का हम लॉग लेंगे वो भी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है। अब लॉग v का डिफरेंस कितना होगा डेल्टा v अपॉन b। इसको देते फर्स्ट, कैसे जाएगा डेल्टा रो अपॉन रो माइनस डेल्टा v अपॉन b। इसको रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब आता है बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कितना होता है, v इक्वल टू होता है माइनस के v डेल्टा p अपॉन डेल्टा v। यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा v अपॉन b इक्वल टू
डेल्टा पी अपॉन बी, इसलिए क्या हो जाएगा डेल्टा रो अपॉन रो कितना हो जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू कितना डेल्टा पी अपॉन बी। क्या है if rhodes is the density of the given liquid when pressure is increased by amount delta V on it, then अगर प्रेशर को इंक्रीज किया है डेल्टा वी तो फिर रो डैश क्या है डेंसिटी है इसकी लिक्विड की, तो क्या हो जाएगा इफ रो डैश is the density of the given liquid when pressure is increased by amount delta P on it, then डेल्टा रो कितना हो जाएगा रो डैश माइनस रो, यहाँ से इसलिए क्या हो जाएगा रो डैश माइनस रो अपॉन रो कितना हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन बी। अभी हमने निकाला था कि डेल्टा रो अपॉन रो कितना है डेल्टा पी अपॉन बी। यहाँ से रो डैश कितना हो जाएगा रो 1 प्लस डेल्टा पी अपॉन बी माइनस इसमें ये कितना हो जाएगा रो डैश अपॉन रो, यहाँ पे होगा -1 तो माइनस में दे जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा रो 1 प्लस के डेल्टा पी, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन बी किसका होता है स्मॉल के की, स्मॉल के को क्या बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड, इसलिए क्या हो जाएगा रो डैश इक्वल टू रो 1 प्लस के डेल्टा पी, here के इक्वल किया जाएगा कंप्रेसिबिलिटी of the liquid